अक्सर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पीएजेडी को लेकर आड़े हाथों लेती है, तो आपको लगता है कि इलेक्टोरल अलायंस जो है वो आपके लिए खतरा हो सकता है? देखिए, धारा 370 को हटाने की जहां तक बात है जी, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेके इससे पहले चाहे भारतीय जनसंघ था या प्रजा परिषद थी, उस वक्त भी दो प्रधान, दो विधान, दो निशान के खिलाफ संघर्ष हुआ। और हमारे जो पहले जनसंघ के अध्यक्ष थे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, उन्होंने इसी के लिए तो बलिदान दिया। और प्रचारक का जीवन ऐसे एक फकीर की तरह, एक संत की तरह प्रचारक का जीवन होता है। वो जमीन पर सोता है, उसको भोजन की चिंता नहीं है, उसको अपने सुख सुविधाओं की, अपने आराम की कतई चिंता नहीं होती है, उनको देश और समाज की चिंता होती है। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नहीं कर रहे हैं, ये कोई सांठगांठ है क्या? द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। पिछले एक दशक में अगर भारत की सियासत में देखें तो एक जबरदस्त तूफान आया, जहां कांग्रेस ने एक लंबे अरसे तक भारत और भारत के अन्य राज्यों में हुकूमत की, वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी और एक मजबूत पार्टी बनकर जो है वो सामने आई। सन 1984 में भारतीय जनता पार्टी के 2 मेंबर पार्लियामेंट्स जो थे वो पार्लियामेंट थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो उनकी तादाद 300 से ऊपर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिससे पार्टी एक ऐसे अरूज पर आती है कि अब बस नहीं। कुछ ऐसा ही हाल जम्मू कश्मीर में भी था। 1996 में भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एमएलए था। 2015 में बीजेपी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अलायंस और बीजेपी जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनती है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का एक बड़ा चेहरा, एक मशहूर चेहरा जो है वो सामने बनकर आया, वहीं जम्मू कश्मीर की सियासत में भी एक बड़ा चेहरा जो है वो सामने आया। एक मामूली आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर जम्मू कश्मीर स्टेट के पहले प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना, और अब अपनी सेकंड इनिंग जो है एज ए प्रधान जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जो है वो आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले आपको एक बड़ी मुबारकबाद। महाराजा जी की छुट्टी जो है वो जल्द अनाउंस होने वाली है, नोटिफिकेशन आ गई है, गवर्नर साहब ने जो है वो कमिटमेंट कर दिया है। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा। महाराजा हरि सिंह बहादुर जो प्रजा परिषद के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मिलकर, जिन्होंने एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के लिए जम्मू कश्मीर में संघर्ष की शुरुआत की थी जी, उनके जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद आवाज में बात की। लेकिन चूंकि यहाँ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें थी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो राजनीतिक दल थे जी, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने जब विलय किया 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ, उसके बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा साहब को जिला वतन किया, जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया जी, और उन्हें जब तक वो जीवित रहे, जिंदा रहे, उनको वापस जम्मू कश्मीर में नहीं आने दिया। वो बहुत क्रांतिकारी विचारों के देशभक्त थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का रूल है जी, तो पहली छुट्टी 26 अक्टूबर विलय दिवस जो एक्सेशन डे है उसकी जो की है, वो भी महाराजा साहब को एक ट्रिब्यूट पेश किया गया। और अब 23 सितंबर की छुट्टी भी महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को एक नमन है। ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का धन्यवाद करता हूं, और सभी जम्मू वासियों को जी, जो कि इस डोगरा हॉटलैंड के
रहने वाले हैं, चाहे वो डोडा, किश्तवाड़, रामबन है, राजौरी, पुंछ, जम्मू, रियासी, उधमपुर और सांबा, कठुआ के लोग हैं, उन सबको मुबारक। और कश्मीर के अंदर भी देश भर जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि महाराजा साहब का एक बहुत बड़ा रोल था। इसलिए ये ऐतिहासिक दिन है और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का धन्यवाद करता हूँ। रैना जी, हमने अक्सर आपको देखा, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, बीजेपी को आप तो डिफेंड करते ही हैं। आज थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कब आपने फैसला किया कि आपको सियासत में आना है? आप तो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, तो सियासत में कैसे आ गए? मैं बचपन से ही संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ जी। और बाल्यकाल से हमारे गाँव में शाखा लगती थी, मैं नियमित शाखा में जाने वाला विद्यार्थी था जी। शाखा का मुख्य शिक्षक भी रहा। और हमारे परिवार में जो संघ के प्रचारक लोग थे बहुत आते थे, उनके साथ हमारा संबंध बहुत निकटता वाला था। और फिर संघ के कैंप्स लगते थे जी। कैंप्स में आना जाना होता था, निवासी वर्ग लगते थे, वहाँ आना जाना होता था। और धीरे 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 मन में ये विचार आया कि हमको भी अपने देश की सेवा करनी है। और जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो तब तक मेरे मन में स्पष्ट ये विचार था कि मुझे संघ का ही काम करना है जी। और ग्रेजुएशन करने के बाद में संघ में प्रचारक के नाते से मैंने काम शुरू किया। इसी बीच मुझे भारतीय सेना में जाने का बड़ा शौक था जी। तो मैंने यहाँ दिन में संघ कार्य करता था, शाम को पढ़ाई करता था, मेहनत करता था जी। और मैंने CDS क्वालिफाई किया और मैं भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में चला गया जी। मैंने 2 महीने 17 दिन नेवी की नौकरी की है, लेकिन बाद में मैंने वो छोड़ दी। और जब मैं वापस आया तो मैं संघ में प्रचारक के नाते पुनः मैंने कार्य शुरू किया। उस दौर में बहुत आतंकवाद था जी। राजौरी, पुंछ में मैंने काम किया और उसके बाद जम्मू में मैंने काम किया। अच्छा, ये बताएं, फिर बीच का एक सिलसिला आता है जी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बहुत फॉलो करता था जी। और आपको याद होगा कि 1996 के बाद एक दौर आया कि हर साल या 2 साल के बाद इलेक्शन होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट बदलती थी। वाजपेयी साहब आए, 13 दिन की हुकूमत बनी। फिर वाजपेयी साहब हट गए तो देवेगौड़ा साहब आ गए। फिर देवेगौड़ा साहब को प्रॉब्लम हो गई तो इंद्र कुमार गुजराल आ गए। तो इंद्र कुमार गुजराल जी के बाद फिर इलेक्शन हुए तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ गए। तो ये एक दौर था, उस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बहुत थी। तो मुझे कई बार दूरदर्शन पर पार्लियामेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोलते थे तो मैं बड़े गंभीरता से उनको सुनता था जी। और जब मैं प्रचारक के नाते से राजौरी पूछता तो मैंने जो आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चे थे उनका एक मैंने विजिट बनाया दिल्ली में और मैंने उस वक्त वाजपेयी साहब से मुलाकात की जी। और मुझे याद है कि जब वाजपेयी साहब को मैंने पूरा किस्सा बताया तो उन्होंने मुझे कहा था जी कि आपको जम्मू कश्मीर के अंदर जिस सोच के साथ आप काम करते हो, आपको जम्मू कश्मीर में राजनीति में आना चाहिए जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के कहने से उन्होंने मुझे जो कहा उसके बाद मेरा मन बना और फिर कार्य करते करते मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष 2012 में मेरी घोषणा हुई। रैना जी, मेरा सवाल जो था वो कुछ इसी तरह से था कि क्या संघ के रहने से आपको मदद हुई बीजेपी में आने से? देखिए, संघ एक विचार है और संघ में जब व्यक्ति काम करता है सेल्फलेस सर्विस होती है। वहाँ आपको सुबह से लेके 4 बजे से लेके रात के 11-12 बजे तक काम करना है और काम करते करते आपको कभी भोजन मिले या ना मिले उसकी चिंता नहीं करनी होती है, आपको काम करना है। संघ एक क्रांतिकारी विचारों वाला संगठन है जो देश के लिए काम करता है जी। और वो काम करते करते संघ के अंदर कभी इस प्रकार से नहीं होता है कि किसी कार्यकर्ता को कहाँ एडजस्ट करना है, कभी नहीं होता। हाँ, वो व्यक्ति का निर्माण करते हैं कि व्यक्ति की भाषा, बोलचाल, व्यक्ति का चरित्र अच्छा होना चाहिए और व्यक्ति निस्वार्थ भाव से
अपने देश के लिए समर्पित होना चाहिए। ये संघ का विचार है और संघ इस पर कार्य करता है। तो एक स्वयंसेवक के नाते से मैंने कहा, मैं बचपन से ही, मुझे नहीं याद है, मैं 3-4 साल की आयु से ही मुझे लगता है अच्छा, ये एनर्जी लेवल, ये जॉली नेचर, ये कहाँ से आया? आप इतने लोकप्रिय हो गए कि दूसरा टर्म भी मिल गया, ये कहाँ से आया? देखिए, जहां तक एनर्जी लेवल की बात है तो काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संघोस्तु कर्मणि। अर्थात आप काम करो, फल की इच्छा मत करो। काम करते 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 इस जिम्मेवारी तक पहुंचे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको ये बनना है। हाँ, हमने ये जरूर सोचा हमने ये करना है। तो इसलिए मैं जब 2014 में एमएलए बना, उससे पहले 2012 में मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष, मुझे जम्मू कश्मीर स्टेट का बीजेपी यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया गया जी। और मुझे याद है कि जम्मू के साथ साथ कश्मीर के अंदर मैंने पहली बार युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बनाए थे, वरना नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर की टीमें होती थी। मैंने लद्दाख में काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, लेह और करगिल में। डेमचोक से लेकर जो ईस्टर्न लद्दाख का लास्ट बॉर्डर है, हॉट स्प्रिंग, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा होती है, डिफेंस की जो मीटिंग्स इंडिया और चाइना के बीच होती हैं, वहाँ तक मैं गया हूँ। कैलाश ओपी तक मैं गया हूँ और दौलत बेग ओल्डी, डिबियो, जीवन नाला, हेनले, फुकचे, कयूल, तुर्तुक, बटालिक, द्रास, कारगिल, ये तमाम एरिए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर के बेस कैंप, नोब्रा और कश्मीर घाटी के सारे डिस्ट्रिक्ट, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट, काम करते 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 इस जिम्मेवारी तक पहुंचे हैं। मेहनत करना हमारे हाथ में है, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत में मैं कोई कसर छोड़ता नहीं हूं, तो ऊपर वाले ने भी अपना आशीर्वाद देने में भी कोई कमी नहीं रखी। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नहीं कर रहे हैं, ये कोई सांठगांठ है क्या? देखिए, मैंने कहा कि अब श्री राहुल गांधी जी क्यों नहीं कर रहे हैं उसका मुझे जानकारी नहीं है जी जी। लेकिन चूंकि मैं संघ की पद्धति से निकला कार्यकर्ता हूं और प्रचारक था जी, मैं 12 वर्षों तक संघ में मैंने प्रचारक के नाते से काम किया, 2000 से लेकर 2012 तक। और प्रचारक का जीवन ऐसे एक फकीर की तरह, एक संत की तरह प्रचारक का जीवन होता है। वो जमीन पर सोता है, उसको भोजन की चिंता नहीं है, उसको अपने सुख सुविधाओं की, अपने आराम की कतई चिंता नहीं होती है, उनको देश और समाज की चिंता होती है। और बचपन में ही हम संघ में प्रचारकों के साथ रहे, फिर खुद प्रचारक बन गए जी, और फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। अच्छा, ये बताएं कि जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, क्या आपसे कोई राय ली गई, क्या आपसे पूछा गया, कोई ऐसी इंटीमेशन दी गई आपको? देखिए, धारा 370 को हटाने की जहां तक बात है जी, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठन से लेके, इससे पहले चाहे भारतीय जनसंघ था या प्रजा परिषद थी, उस वक्त भी 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान के खिलाफ संघर्ष हुआ। और हमारे जो पहले जनसंघ के अध्यक्ष थे स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, उन्होंने इसी के लिए तो बलिदान दिया था और ये भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू था जी। 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार बनी और श्री अमित शाह साहब गृह मंत्री बने, तो हमें दिल्ली बुलाया गया था, हमारी फीडबैक ली गई थी जी, हमने भी अपनी फीडबैक दी थी और मुझे याद है, लेकिन फीडबैक ली गई थी, निर्णय टॉप लेवल पर ही था। फीडबैक के नाते से हमने लगभग, मुझे लगता है कि ये जुलाई के महीने में, जिन दिनों श्री अमरनाथ जी की यात्रा उस वक्त चल रही थी और एक बड़ी साजिश उस दौर में हुई थी कि उस
यात्रा में आतंकी हमला करने की एक कोशिश हुई थी, उसके बाद दिल्ली के अंदर एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई थी, तो उसके बाद मुझे भी बुलाया गया था, तो मैं माननीय अमित शाह साहब से मिला जी। फिर अमित शाह साहब श्रीनगर आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू किया था गृह मंत्री बनने के बाद, उसमें भी इन सभी विषयों पर डिस्कशन हुई थी। अच्छा ये बताएं, 370 हटने के बाद आपको लगता है कि जम्मू के जो लोग हैं, जैसे जो बिजनेस कम्युनिटी है या जम्मू का जो युवा है, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है? जैसे टोल प्लाजाज लग गए, लिकर इंडस्ट्री जो है वो जम्मू के लोगों से चली गई, माइनिंग ट्रेड जो था वो जम्मू के लोगों से चला गया, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे थे हमने वो भी बाहर के लोगों के हवाले कर दिए। तो क्या आपको लगता है कुछ ऐसा वर्ग है जिनकी रिजनमेंट जो है वो आप तक पहुंची होगी? लोग मिलते हैं आपसे इस बात का गिला जरूर करते होंगे। देखिए, जहां तक धारा 370 के समापन की बात है, धारा 370 एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बहुत सारी सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज हैं जिनके साथ इनजस्टिस किया। गुजर बकरवाल हों, उनको पूरे देश में जो हक थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, इसलिए नहीं थे कि धारा 370 थी। ना गुजर बकरवालों को यहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट थे, जिन जमीनों पर वो रहते थे उनको मालिकाना हक नहीं थे। गुजर बकरवालों के खिलाफ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी गई थी। एक काला कानून लाया गया था एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर जी। और तीसरा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पूरे देश में है। जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और उसको पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, तो इसलिए धारा 370 को अगर हटाया तो आज गुजर बकरवालों को उनको हक मिले। दूसरा, वाल्मीकि समाज, जिसको दलित समाज, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से वाबस्ता है जी, उनको यहाँ हक नहीं थे। इसी प्रकार गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, कितना बड़ा चंक है। देखो, हैरानगी होती है, अमेरिका की एयर स्पेस से हवाई जहाज में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है जी, तो वो अमेरिका का सिटीजन हो जाता है, लेकिन 70 साल यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को जम्मू कश्मीर में नागरिकता से वंचित रखा गया। तो बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन था, महिलाओं के अधिकारों का हनन था, और पंचायती राज कानून यहाँ लागू नहीं था। एक बार पंचायतों का चुनाव होता था, फिर जब टेन्योर खत्म होता था तो पता नहीं दूसरा होना है कि नहीं होना है। 3 टायर सिस्टम राजीव गांधी जी ने पार्लियामेंट में लाया, लेकिन उन्हीं की पार्टी ने जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड नहीं होने दिया जी। ना यहाँ पंचायतों को पावर्स थी, ना यहाँ बीडीसी डीडीसी तो थे ही नहीं जी। तो 370 के जाने के बाद ये भी आए जी। और इसी प्रकार आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे सेंट्रल लॉस, राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 जी, ये सब धारा 370 के समापन के बाद आए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कीमें आज यहाँ लागू हुई हैं। इसलिए धारा 370 के टूटने से आम लोगों को लाभ हुआ है। रही बात नहीं, जम्मू के व्यापारियों की मैं बात रही बात व्यापारियों की बात करता हूं, तो टोल टैक्स का और धारा 370 का कोई संबंध नहीं है। और माइनिंग की बात करें तो मुझे याद है जब हम एमएलए थे, महबूबा मुफ्ती जी जो थी वो चीफ मिनिस्टर थी, उस वक्त ये बिल असेंबली में लाया गया था और जबरदस्त हंगामा हुआ था और पहली बार सभी लोग खड़े हो गए थे और इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था। बाद में पता नहीं कैसे वो सेलेक्ट कमेटी ने उस पर डिस्कशन ही नहीं की और उसको पास कर दिया था। वो पता नहीं, वो हमारे लिए आज तक भी एक बड़ी मिस्ट्री है। मैंने कई बार पूछा लॉ सेक्रेटरी साहब को कि ये जो माइनिंग वाला बिल आया था, ये तो आप लोग शायद उस दिन असेंबली में ही थे जिस दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था, सबने हंगामा किया था और पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, इस मुद्दे पर सभी इकट्ठे हो गए थे और स्पीकर कविंद्र गुप्ता साहब थे और कविंद्र गुप्ता साहब ने कहा कि इस पर और डिस्कशन नहीं हो सकती तो सेलेक्ट कमेटी को भेजा। तो बाद में पता नहीं वो क्या हुआ उसको, तो उसमें भी 370 का कोई बड़ा रोल नहीं है। ये लोकल लेवल पर लिए गए निर्णय हैं,
यकीनन इसमें कुछ जो है वो माइनिंग में लोगों को शुरू में बड़ी परेशानी आई। मैंने स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी और 2-3 बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के नोटिस में भी ये बात डाली, और जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में कन्वीन की थी उसमें भी हमने इसका जिक्र किया था। और अच्छी बात यह है कि आज ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो गया है। अच्छा, इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। और अभी अगर पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें, आपने जितनी भी रिक्रूटमेंट्स की थी, आप धीरे धीरे उन सभी लिस्ट को कैंसिल कर रहे हैं। उसका कारण चाहे कुछ भी रहे, चाहे उसे हम मौजूदा सूरत हाल जो है उसकी नालायकी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन बच्चों का वक्त जो है वो ज़ाया हो गया। अब जिन बच्चों ने साल, 1.5 साल या 2 साल लगाए थे, मैं कैटेगराइज नहीं करना चाहूँगा, उसमें SFFA एस्पायरेंट्स भी हैं, JKPSI की भी बात है, या फिर जो फायरमैन की लिस्ट निकली, इन सभी का जिक्र करते हुए अगर आप देखेंगे तो बच्चों का वक्त जो है वो बर्बाद हुआ। और पिछले 1.5 साल से आपने जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया वो एक फेलियर बनकर सामने आया। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई जब सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो या फाइनेंस जो अकाउंट्स असिस्टेंट जी की भर्ती, या जो जेईस की लिस्ट जी जो कैंसिल की गई, अकाउंट्स असिस्टेंट्स, मुझे इसका दुख है जी। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा कि इसमें कुछ पेपर लीक्स होने का मामला सामने आया जी। उस पर जब यहाँ होम डिपार्टमेंट के होम सेक्रेटरी की निगरानी में एक टीम ने जांच की तो उसमें पाया गया कि पेपर्स लीक किए गए और रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर सवाल उठे जी। और उस वक्त लगा कि एक ऐसा निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेहनती बच्चे हैं कहीं वो विक्टिमाइज ना हो जाएं जी। जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, तपस्या करके इतनी पढ़ाई करते हैं, तो दूसरी तरफ अगर कहीं गड़बड़ घोटाले से पेपर लीक करके एग्जाम्स में बैठेगा कोई बच्चा जी। वो तो 100 आउट ऑफ 100 लेगा। लेकिन राणा साहब यहाँ तो ये इस बात का मुझे चिंता का दुख विषय है, चिंता का विषय है। ये बिल्कुल। भी है कि हम बेंचमार्क बनाते रहे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन फ्री, लेकिन ये सब चलता रहा और हम फेल हो गए। ये चिंताजनक बात रही, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि ये मामला CBI के हवाले कर दिया गया है। पहली बार हुआ है कि किसी रिक्रूटमेंट में अगर पेपर लीक का मामला सामने आया जी। अगर कहीं पाया गया कि करप्शन और भ्रष्टाचार हुआ है जी। वो सारा मामला CBI के हवाले किया गया। ये पहली बार इतना बड़ा डिसीजन लिया गया, इसके लिए भी मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारक देता हूं। और लगातार CBI की छापेमारी हो रही है, ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं 2 दिन पहले भी जबरदस्त छापेमारी हुई है। इसमें जो इन्वॉल्व है वो नहीं बचेंगे। और गवर्नर साहब ने एक टेलीविजन चैनल के कनक्लेव में इसको कहा है कि अक्टूबर के महीने में ये सारी रिक्रूटमेंट दोबारा होगी और जल्द होगी। रैना जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान के तौर पर आपकी ये कोशिश रहती है कि आप सभी कम्युनिटीज़ को इकट्ठे करें, और हमने देखा है आपका जो जॉली नेचर है उसमें आपकी पूरी कोशिश रहती है कि आपको जब कैमराज ने घेरा हो आप एक को भी गले लगाते हैं, दूसरे को भी लगाते हैं, तीसरे को भी गले लगाते हैं, और कोशिश करते हैं जो उनका रीजनल डायलेक्ट है उसमें बात भी करते हैं। चाहे हम गोजरी की बात करें, हम कश्मीरी की बात करें, हम डोगरी की बात करें, हम पहाड़ी की बात करें, लेकिन जब भी हेट स्पीच होती है तब उस वक्त आप अपनी चुप्पी साधते हैं, उस वक्त आप नहीं बोलते। देखिए, ये हिंदुस्तान हम सबका है। ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, तत्ते टोपे, मंगल पांडे, लाला लाजपत राय साहब जैसे वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर और हमारे हजारों की तादाद में ऐसे नौजवान थे कि जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, और अशफाकुल्ला खान जैसे वीरों ने फांसी के फंदे चूमे और कुर्बानियां दी, बलिदान दिए,
तो ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। जी। जम्मू में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, महाराजा हरि सिंह जी जैसे अनेक वीरों ने यहाँ तिरंगा झंडा थाम के देश की बात की। तो कश्मीर में भी मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब थे, जिन्होंने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर ये नारा बुलंद किया था कि पाकिस्तानी खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, तो फिर देश के लिए। तो इसलिए जब कहीं भी आपस में कोई विवाद या मनोमुटाव या कहीं साजिश और षड्यंत्र होती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो फिर ऐसा क्यों डोगरा वर्सेस कश्मीरी, गुजर वर्सेस पहाड़ी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स? देखिए, जिसके दिल में तिरंगा है, जिसके हाथ में तिरंगा है, वो मेरा है, वो हमारा है, वो हिंदुस्तान का है, वो इस सरजमी का है। फिर वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, डोगरा है, कश्मीरी है, गुज्जर है, बकरवाल है या पहाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एक देश के रहने वाले हैं, हम एक परिवार के मेंबर हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं। हमारी फैमिली है हिंदुस्तान और उसके हम सब मेंबर हैं। इसलिए कहीं कुछ लोग इस प्रकार की साजिशें करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई की जाए, कभी जम्मू और कश्मीर के नाम की लड़ाई की जाए। भाई जम्मू भी हमारा है तो कश्मीर भी तो हमारा है। कश्मीर किसका है? हमारी सरजमी है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर वो भी हमारा है। तो जो कश्मीर हमारे पास है वो तो है ही है, वो भी तो हमारा है। कितने हमारे वीरों ने, जवानों ने इस आतंकवाद, इस दहशतगर्दी और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई जंगों के बीच अपनी कुर्बानियां दी है जनाब, खून बहाया है। इसलिए ये हमारी मातृभूमि है, सब बराबर हैं। मैंने पहले कहा हिंदुस्तान सबका है। ये आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है तो ये आंजहानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। अच्छा, PAGD से कोई आपको लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा चैलेंज मिलेगा? अक्सर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो PAGD को लेकर आड़े हाथों लेती है। तो आपको लगता है कि इलेक्टोरल अलायंस जो है वो आपके लिए एक खतरा हो सकता है अगर PDP, NC, कांग्रेस ये इकट्ठे आ जाते हैं या बाकी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं तो बीजेपी के लिए डरने वाली बात है? देखिए, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो, उनका काम है अपनी रणनीति बनाना, अपनी स्ट्रेटजी बनाना, वो लगे। और हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। मुझे मालूम है मुझे इन 4-4, 5-5 पार्टियों के गठबंधन से लड़ना है, तो मैं उसी प्रकार अपनी तैयारी में जुटा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP की हुकूमतों के बारे में जानते हैं। लोगों ने इन सब के दौर देखे हैं। लोगों ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को भी चीफ मिनिस्टर के नाते से देखा है, गुलाम नबी आज़ाद साहब को भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर के नाते से देखा है और महबूबा मुफ्ती साहिबा को भी चीफ मिनिस्टर के नाते से लोगों ने देखा है। तो ये उसी चीज़ की तैयारी है। तो इसलिए इनको आप खुद देखिए ना, जो लोग असेंबली में सीधे मुंह एक दूसरे से बात नहीं करते, आज इकट्ठे होकर गुपकार गठबंधन बना रहे हैं, बीजेपी के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी हो गई इनको? इनको मालूम है कि इनकी जमीन खिसक चुकी है। NC, कांग्रेस और PDP को मालूम है कि लोग इस बार इनको वोट नहीं करने वाले, क्योंकि मोदी साहब ने जो काम किए हैं। लेकिन कश्मीर में MPs के जब इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट तो बड़ा, आप देखिए ना, 9%, 10%, 12%। इस पे तो जिस दिन 80% पोल होगा ना कश्मीर में, जैसे जम्मू में होता है, एक ढूंढे नहीं मिलेगा, एक। मेरी बात याद रखना। तो वो कब होंगे? मुझे लगता है कि इस बार भारी बम्पर वोटिंग होगी। मेरी बात याद रखना, जब बम्पर वोटिंग जिस दिन कश्मीर में हो गई ना, इनमें से कोई नहीं मिलेगा आपको। नए नए लोग, नए नए नौजवान आपको कश्मीर के अंदर लोगों की तर्जुमानी करते हुए नजर आएंगे। और मुझे एक बात का यकीन है कि जिस तरीके से मोदी साहब ने आज काम किए हैं, गरीबों के खातों में किसानों के 6-6 हज़ार साल का आ रहा है, गरीब, ओल्ड एज, कोई बेवा है, कोई डिसेबल है, दिव्यांग है, उनके खातों में महीने का 1000 फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, जम्मू कश्मीर 5 लाख के जो हेल्थ कार्ड, गोल्डन कार्ड
मैं कहता हूं सबके लिए कितनी बड़ी स्कीम है, PMAY के मकान गरीब लोगों के, रैना साहब, टॉयलेट बाथरूम गरीब लोगों के, रैना साहब, गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी। जी। ये जो मोदी साहब ने आम लोगों को और गरीब परिवार की महिलाओं को फ्री गैस के कनेक्शन, रैना साहब, सब मोदी साहब ने- 5,000 एम्प्लॉइज पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए कहाँ गया? देखिए 50,000 का विषय आया था जी, और उस वक्त गवर्नर थे श्री सतपाल मलिक जी। बाद में मुर्मू साहब ने भी कोशिश की, बीच में कोविड का 2 साल का वो टेन्योर आ गया। फिर उसके बाद कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई भी, JK बैंक में रिक्रूटमेंट हुई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्लास 4th की रिक्रूटमेंट हुई, पुलिस के अंदर भर्ती हुई, बॉर्डर बटालियंस की भर्ती हुई। हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जिनकी भर्ती अभी पीछे हुई है और हमें मजबूरन उनके रिक्रूटमेंट को रोकना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, ये मुझे इसका अफसोस है। लेकिन उसका भी एक टेक्निकल कारण था कि उसमें कोई भ्रष्टाचार के और पेपर लीक के मामले सामने आए, वरना इस प्रक्रिया को हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा, इंडस्ट्रीज को हम यहाँ ला रहे हैं, बड़े बड़े MOU साइन हुए हैं, देश के बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस यहाँ आने वाले हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आने वाले हैं। पिछले 3 साल से चल रहा है, लेकिन ये तो कागज के अलावा देखो पेपर्स के ग्राउंड में पे तो दिख नहीं रहा देखो चीजें शुरू हो रही हैं, वक्त जरूर लगेगा। हमने स्विच ओवर किया, आप तो फ्री जमीन देने तक को तैयार हो गए, आप सब्सिडीज देने को तैयार हो गए, लेकिन आज तक तो यहाँ पे पाबंदी लगाने का प्लान आपने देखा नहीं, लोगों ने अप्लाई किया है। आप, मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के पास पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि बड़े पैमाने पर लोगों ने अप्लाई किया है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अरब के देशों में, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहाँ से भी जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, गवर्नर साहब के राजभवन में MOU साइन हुए। ये चीज़ें आगे चल के आपको और ज़मीन पर लागू होती नजर आएंगी। रैना जी, आखिर में बड़ी टीमें चर्चाओं में हैं, A टीम, B टीम, C टीम, D टीम, आप कौन सी टीम के साथ कंफर्टेबल हैं? देखिए, मेरी एक ही टीम है, वो है भारतीय जनता पार्टी। जी ना मेरी कोई A टीम है, ना B है, ना C है। जी, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं और पूरी ताकत लगाकर पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूती दे रहे हैं। हर इशू को सॉल्व करने की कोशिश हो रही है, हर इशू को हम एड्रेस करने की पूरी ताकत के साथ कोशिश कर रहे हैं। हर व्यक्ति तक इंसाफ पहुंचे, हर व्यक्ति को उसका हक मिले, करप्शन खत्म हो, गरीब को, मजदूर को, किसान को, उसका, महिला को उसका हक मिले, ये हमारी कोशिश है। और जिस तरीके से मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ काम कर रहे हैं और हर घर में हर व्यक्ति को आज इंसाफ मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी। दिल खोलकर जम्मू कश्मीर के लोग जी, चाहे वो जम्मू के हैं या कश्मीर के हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बीजेपी को लोग अपनी ब्लेसिंग्स देंगे और 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार होगी और अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा। हमें किसी ABCD की कोई जरूरत नहीं। रैना साहब, सियासी गलियारों में अगर हम चर्चाएं देखें तो कहा यह जाता है कि बीजेपी की बड़ी मेहरबानी हो रही है आज़ाद साहब पर, तो इस मामले में आपकी क्या ज़ाती राय है? कोई ऐसा फ्यूचर अलायंस या कुछ ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, कभी कोई बोलता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ इनकी दोस्ती है, या फिर कभी अल्ताफ बुखारी साहब का भी जिक्र होता है, कभी सजाद लोन साहब का कोई जिक्र करते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभी उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हम दुआ सलाम कर लें तो अगले दिन न्यूज़ बन जाती है। मैंने कहा, हमारी किसी के साथ कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सब सोशल मीडिया, अखबारों की देन है। बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, जम्मू कश्मीर की लोगों की दुआओं से और जम्मू कश्मीर के लोगों के आशीर्वाद से और आवाम की सपोर्ट से बीजेपी 50 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएगी
और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की सरकार होगी, हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रविंद्र रैना जी, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान रविंद्र रैना, और जिनका ये मानना है कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी पार्टी की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, और ये 50+ के आंकड़े की उम्मीद रखते हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।